हे गाइस, हाउ आर यू। मैथमेटिक्स में बच्चे, आपके लिए मैं मैट्रिसेस का पूरी वीडियोस, करीबन वो 12-13 वीडियोस हैं, चैनल पे अपलोड कर चुका था मैं। अब जो मैं चैप्टर नया स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स में, वो है रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चे इसको बहुत ज़्यादा हॉन्टेड मानते हैं कि भाई सर इससे मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। एक्चुअली आपको बताऊँ, इससे आसान चैप्टर नहीं होगा अगर आपको इसका थोड़ा सा समझ में आने लग गया तो। ठीक है, अब बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को दिक्कत क्या रहती है इस चैप्टर में, सुनो। बच्चे ने एक तो थोड़ा थ्योरेटिकल देख के थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि थोड़ा फॉर्मेट अलग है। मैथमेटिक्स पूरा क्या होता है, कैलकुलेटिव होता है, बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। बट यहाँ पे जो दिमाग लगेगा ना, वो उनमें इतना दिमाग लगेगा नहीं, यहाँ पे भी काफी दिमाग लगेगा। तो थोड़ा सा तुम्हारा इंटरेस्ट बनते, इससे मजेदार टॉपिक नहीं हो सकता मैथमेटिक्स में, मेरा ये मानना है। ठीक है, अब देखो, जैसे भी जिसको फुल स्कोर करना है, फुल स्कोर करने वालों के लिए ये चैप्टर द मस्ट होता है, द मस्ट है। क्यों? क्योंकि और जब जिनको लगता है कि चलो भाई हम तो 100 में से भाई 80 प्लस या फिर 90 के बीच में लाके काम चल जाएगा, और वो इस चैप्टर को एंड में छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं वो लोग, है ना। तो भाई जो लगता है जिनको भाई 100% वो मार्क्स लेके आ सकते हैं या फिर 100% नंबर लेना चाहते हैं, वो इस चैप्टर को ना छोड़ें। ठीक है, तो हमारा देखो इस चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में पहला टॉपिक देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स है। ये एक्चुअली क्लास 11th का टॉपिक है, बट ये टर्म बार बार ये तो नहीं आएगी, बट आपको इस तरीके से मिलेगी भाई। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे रिलेशन पढ़ेंगे, बार बार आपको ये फॉर्म देखने को मिलेगी। तो देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होता था, आपको पता है क्लास 11th में जो हमने किया था कि एक सेट कोई ए था, कोई सेट बी था, उनको हमें जब प्रोडक्ट करा था ए क्रॉस बी, तो सेट ऑफ ए क्रॉस बी के एलिमेंट हमने लिखे थे, है ना। तो देखो, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो देखो कैसे करोगे, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अब कोई कहेगा सर ये डेफिनेशन भी आती है पेपर में? कभी नहीं आती, याद रखना। ये तो सिर्फ ऐसे होता ना कि भाई क्या कहते हैं इसको, डिफाइन करने के लिए मैं लिख दिया, अदरवाइज मैं कभी नहीं लिखता ये डेफिनेशंस। बट क्या होता है, थोड़ा समझने के लिए ये जरूरी होती है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स इस तरीके से, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब एम्प्टी नहीं होने चाहिए, कुछ ना कुछ उसके उनके अंदर एलिमेंट होने चाहिए। दिस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का भी यहां पे मतलब है कि भी ऑर्डर में होंगी चीजें। सच देखो, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि ए कोमा बी है, बी कोमा ए नहीं हो सकता। समझ में आ गया? सच दैट ए, जो स्मॉल ए है, वो कोई सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो एलिमेंट बी है, जो सेकंड एलिमेंट है, ये सेट बी से बिलोंग करेगा। इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए विद सेट बी एंड इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी से हम डिनोट करेंगे इस चीज को। तो ये है मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपको क्लास 11th में मैंने ना सेट्स को लिखने की 2 फॉर्म बताई थी। ठीक है, पहली फॉर्म क्या थी, रोस्टर फॉर्म, याद है ना, रोस्टर फॉर्म, और दूसरी थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कि भाई हमारा सेट किससे बनेगा। तो बताओ ये फॉर्म कौन सी है भाई, रोस्टर है या ये टेबुलर फॉर्म है? ये सॉरी, रोस्टर को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, रोस्टर है, सेट बिल्डर है, सेट जिससे बनता। देखो, तो हमें लग नहीं रहा है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि हमें क्या, देखो ए क्रॉस भी है, और आपको पता है ये मिडिल ब्रैकेट से शो करते हैं इसको ना, बहुत लोग इसको हम करली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं इनको। तो करली ब्रैकेट से मेरा ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। क्लियर है? हाँ, तो देखो, अब ए क्रॉस बी तो मैंने ऐसे दिखा दिया कि भाई मेरे जितने भी एलिमेंट होंगे ना, ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ऐसा होगा। अगर मैंने उल्टा ले दिया, उल्टा मतलब बी क्रॉस ए, तो ये ऑर्डर्ड पेयर अब उल्टा हो जाएगा, बी कोमा ए सच दैट बी बिलोंग टू बिग बी या फिर कैपिटल बी, और स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब मेरे ख्याल से तुम थक चुके ये बात सुन के। अब इसको विद एग्जांपल मैं करता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं बच्चे ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे 2 एलिमेंट ले लेता हूं, जैसे भाई ए में है इस तरीके से, ए में मान लो मैंने एलिमेंट ले लिए एक्स कोमा वाई कोमा जेड, क्लियर है, और बी में ले लिए मैंने ए कोमा बी कोमा सी, ऐसा ले लिया, सही है। अगर ऐसा ले लिया तो मेरे को अब ए क्रॉस बी लेना है। ठीक है, अब आप इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म तो ये होगी। अगर आप इसको
रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो देखो कैसे लिखेंगे हम, A क्रॉस B कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। हमारे देखो जैसे अगर मैं आपको ये पता नहीं आपको, ये डायग्राम फॉर्म जो होती है इसकी, जैसे मान लो यहां पे x है, यहां पे y है, यहां पे z है और यहां पे A B C है। तो भाई x का एक तो A के साथ, x का B के साथ, x का C के साथ, तो ये सारे ऑर्डर पे बना दो, x कोमा A कोमा x कोमा B और x कोमा C, ऐसा ही है। देखो अब जो पहला वाला एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है मेरा A से और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है B से। देखो ये बिल्कुल फुलफिल्ड है। अब देखो अगला क्या हमारा, y वाला, y का A के साथ, B के साथ, C के साथ, तो y कोमा A, y कोमा B, y कोमा C, g कोमा A, g कोमा B और g कोमा C, ये ऐसा, ठीक है। अब देखो ये एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पे कितने होते हैं, आपको मैंने क्लास 11th में बताया था कि भाई 2 की पावर p q होती है, ठीक है। और p और q क्या हमारे एलिमेंट्स इन a एंड b रिस्पेक्टिवली, a में 3 है, b में 3 है ना, a में कितने हैं भाई 3 है और b में 3 है, तो क्या करोगे यहां पे बताओ। और यहां पे देखो एलिमेंट कितने मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर होता था क्या था फिर याद करोगे, एलिमेंट हमारे क्या होते थे, p इंटू में q होते थे मेरे ख्याल से, ये होते थे मेरे, अगर मैं चेक करूंगा तो 2 की पावर में होते थे, तो 2 की पावर p q हमारा 3 और 3 है भाई, तो 2 की पावर, ये नंबर ऑफ रिलेशन थे, नहीं नंबर ऑफ एलिमेंट तो मेरे 3 क्रॉस 3 ही होंगे, सही है। तो चलो ये हमारा a क्रॉस में b है, a क्रॉस b में इतने हो गए, है ना। अगर कोई b क्रॉस a लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, अब क्या हो जाएगा हमारा, ये उल्टा हो जाएगा कि भाई ax bx cx इस तरीके से हो जाएगा, सही है। तो a क्रॉस b में लिख दिया आपने, है ना, ये लिख दिया। अब अगर आप कोई और नेचुरल एग्जांपल लेना चाहोगे, नेचुरल मतलब क्या, अगर मैं इसको छोड़ के अगर यहां पे ऐसा लिखूं कि देख लो भाई 1 2 3 4 भी लोगे, चलो 4 भी लो, और यहां पे क्या लोगे, इसको ले लो आप 5 6 7 और 8, ये ले लो। अगर आपको ज्यादा बड़ा लगता है तो आप 1 2 3 ले लो और 5 6 7 ले लो, सी ठीक है। अगर मान लो मैं ये लेता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे हम, ये ले लेते हैं सिर्फ, तो भाई अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान से देखो, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब आप बताओ भाई हमारा a क्रॉस b क्या निकल के आएगा, a क्रॉस b क्या निकल के आएगा, अब बताओ भाई। अब इसको करने के बाद हम डोमेन और रेंज भी सीखेंगे, भाई डोमेन और रेंज क्या होती है। तो भाई a क्रॉस में b ऐसा होगा हमारा 1 5 1 6 1 7, क्लियर है। और क्या होगा 2 5 2 6 2 7 और 3 5 3 6 3 7, इस तरीके के एलिमेंट होंगे बच्चे, है ना। ब्रैकेट लगा लेना, बीच में कोमा भी है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लगा दोगे आप a क्रॉस में भी, समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर ये डोमेन रेंज क्या चीज है, क्लियर है। डोमेन रेंज क्या होता है, एक्चुअली जो होता है ना डोमेन, ध्यान से समझो, मैंने आपको क्लास 11 में समझा था, अगर ये नोट होगा तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान से देखो। आपको मैंने क्लास 11 में बताया था कि अगर मान लो एक इस तरीके से एक ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, अगर ये है, ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन और रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, ध्यान से देखो। डोमेन वो चीज होती है कि जो यहां पे x दिख रहा है ना, x की मतलब x की क्या क्या ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जिन पे ये डिफाइंड हो, ठीक है। x के क्या क्या वैल्यूज होती हैं जिस पे ये डिफाइंड हो। और आपको पता है साइन पे हम ना मतलब 0 से लेकर 360 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो रेडियन में कन्वर्ट करके भाई कितने भी एंगल है ना 0 से, जैसे आपको पता है इस तरीके से साइन ग्राफ बनता है, इस तरीके से बनता जाता है। तो मतलब हमारा मतलब हम रियल नंबर मतलब होता है ना कि भाई आपको पता है एंगल को आप कन्वर्ट कर सकते हो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, और रेडियन बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग टू होता है। ये क्लास 11th के बेसिक में बताया था। अगर जिसको लगता है कि सर नहीं आता है
तो वो देख लेना कि जैसे भाई 1 रेडियन के कोरस्पॉन्डिंग हमारा रियल नंबर लाइन पे 1 आ रहा था, तो ये तो डोमेन हमारा x क्या है कि कुछ भी वैल्यू रख लो भाई, रियल नंबर कुछ भी वैल्यू डाल लो, डिफाइंड है साइन x वहां पे। मतलब हम एक्चुअली क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं वो होती है मेरी डोमेन, क्या वैल्यू पुट करी वो डोमेन होता है, और क्या निकल के आता है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, यहां पे लिख सकते हो आप सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x एट विच साइन x इज डिफाइंड, ठीक है, ये है भाई। अब रेंज देखो, रेंज क्या, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ठीक है। अब देखो रेंज क्या होती है, रेंज ये होती है कि भाई ये वैल्यू पुट करने के बाद इसकी वैल्यू कहां से कहां जाती है। अब आपको पता बच्चा साइन x की वैल्यू की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, इससे ऊपर कभी भी इसकी वैल्यू जाती नहीं, तो उसकी रेंज क्या होगी, उसकी रेंज होगी -1 से लेके +1 तक, ये इसकी रेंज होगी, समझ में आया क्या। तो अगर आप इसको यहां देखो तो इसमें डोमेन आपको क्या दिख रहा है, डोमेन हमें दिख रहा है कि भाई हम पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट क्या है उसको हम जनरली डोमेन बोल सकते हैं, क्लियर है। पहला एलिमेंट डोमेन है और अगला एलिमेंट क्या है मेरा, अगला एलिमेंट मेरी रेंज है, यहां पे ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये डोमेन है और वो रेंज है, अगर तुम्हें यहां समझ में आ गया है तो। अगर मैं बोलता हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू ये भाई x² प्लस में 2 है, समझ में आ गया। अब बताओ इसमें डोमेन क्या, डोमेन x की वैल्यू है, और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, x की वैल्यू कुछ भी, मतलब x बिलोंग्स, मतलब आप कह दोगे डोमेन हमारी क्या, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो रेंज निकल के आएगी रेंज, और रेंज भी हमारी क्या आएगी, रेंज हमारी क्या निकल के आएगी बताओ भाई, रेंज भी हमारी रियल नंबर ही निकल के आएगी, क्लियर है ना। क्योंकि आप यहां पे वो जो वैल्यू कुछ भी पुट करी आपने वो भी रियल नंबर ही निकल के आ रहा है। तो डोमेन है, इसकी वैल्यूज, रेंज है इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका हो, समझ में आ क्या। हाँ, तो अब देखो बात आता कि अब तक तो हमारा रिलेशन चल रहा था, रिलेशन। अब रिलेशन में देखो क्लास 11th में जो हमने करा था बच्चों कि भाई इट इज है ना वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने डेफिनेशन में, है ना। तो वहां पे ये चीज नहीं करा रहा आपको, रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस देखो। जैसे भी यहां पे हमारा क्या है, ये हमारा देखो ये इस तरीके से जैसे जो भी रिलेशन बन रहा है इनमें वो मैंने बना दिया क्या है, रिलेशन है, ठीक है। अब बात हुई फंक्शन क्या होती है, फंक्शन क्या होता है। तो देखो फंक्शन जो होता है बच्चे, उसमें हमें यह पता होता है कि भाई हमारा जो है ना, जो एक एलिमेंट होता है इधर ए में। अब अगर मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखना इस वाली बात को जो मैं कह रहा हूं तुम्हें। अगर मान लो कोई यहां पे ए है और यहां पे बी है, ध्यान से देखना, अगर कोई यहां पे ए है यहां पे बी सेट है, अगर यहां पे एक्स वाई और जेड है, यहां पे ये ए बी और सी है, ठीक है। अगर एक्स की इमेज ए है, वाई की इमेज बी है और जेड की इमेज सी है, ध्यान से देखो, एक्स की इमेज ए है, वाई की इमेज बी है और जेड की इमेज सी है। तो देखो हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, क्लियर है। तो ऐसा जब हो उसको हम फंक्शन बोलते हैं, उसको हम फंक्शन बोलते हैं कि जब हमारा इधर पहले वाला ऑर्डर्ड पेयर है इसकी सिर्फ वन एंड ओनली इमेज हो बी में, और जो कि यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसमें अगर इसका ए क्रॉस बी लिखना चाहोगे बच्चे, इसका ए क्रॉस बी क्या आएगा, देखो एक्स ए आएगा और क्या आएगा वाई बी आएगा और क्या आएगा जेड सी आएगा, क्लियर है, ऐसा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा एक टाइप का क्या है, ये मेरा एक टाइप का बन जाएगा फंक्शन, ये बन जाएगा फंक्शन, क्लियर है। ये मैंने आपको क्लास 11th में बताया था, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा यहां पे, समझ में आ गया। आप ये भी बोल सकते कि अब हमारा पहला एलिमेंट है ना, पहला एलिमेंट सेम नहीं आना चाहिए, ये ऐसा एक ये भी होती है कि भाई किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वाला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। अब देखो बात आती है कि भाई एक इस तरीके का रिलेशन होता है, एक इस तरीके का होता है, समझ में आ गया। तो ये मेरा फंक्शन में काउंट नहीं होता, ये काउंट होता है, इसको मैं बताऊंगा आपको मैनी वन, ये होता है मैनी वन। अब आपको बताता हूं सर ये क्या चीज है, ध्यान से देखो। अगर मेरा कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, अच्छी तरह से देखना, अगर मेरा कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर,
वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये अगर एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, अगर ऐसा दे रखा हमें, तो सोच के देखो बच्चे, अब यहां पे हम लेते कोई भी सेट ए और यहां पे लेते कोई भी सेट बी, या फिर क्या बोल दो, यहां पे एक्स की वैल्यूज हैं और यहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज हैं। समझ में आ गया? इसको आप नेचुरल नहीं, आप उसको बोल दो ये है मेरा इंटीजर बोल दो। इंटीजर हम क्या करते हैं, जेड से, ये इंटीजर बोल दो इसको। तो बोलोगे ये 0 बोल दो, -1 बोल दो और +1 बोल दो। क्लियर है? अब देखो इस पे क्या हो रहा है, इस पे हमारे जो वैल्यू आएगी, मान लो 0 -1 -2 1 2 3 ऐसा बोल दिया। तो देखो अगर मैं x के वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x 0 ही आएगा। अगर मैं -1 वैल्यू पुट करता हूं तो क्या आएगा, -1 पे क्या आएगा, -1 पे भी +1 ही आएगा। समझ में आएगा? और +1 पे क्या आएगा, +1 पे भी क्या आया, +1 पे भी मेरा 1 ही आया। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा फंक्शन है, ये मेरा है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन। अगर मैं इसको इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर लिखना चाहूं, अगर मैंने कुल 3 ही एलिमेंट लिखे हैं, तो ध्यान से क्या होगा मेरा, तो अगर मैं a क्रॉस b की बात करूं तो क्या होगा, यहां पे देखो -1, 1, ठीक है, 0, 0 और अगला क्या होगा 1, 1 ये। ठीक है, तो इस तरीके, अब देखो ये इस तरीके का फंक्शन देखा आपने, इस तरीके का, मतलब भाई एक वैल्यू पे 2 वैल्यू आ जाएं, एक वैल्यू रखने पे 2 वैल्यू आ जाए। कभी देखा आपने ये, ऐसा कुछ देखा है? तो इस तरीके का जो भी होता है ना हमारा, वो हमारा फंक्शन में काउंट नहीं होता, क्योंकि इस पे क्या होता है हमारा, एक एलिमेंट पे 2 इमेज आ रही है। ठीक है ना, ये वोलेट करता है हमारे इस डेफिनेशन को। क्लियर है यहां तक? तो अभी इसको आगे देखते हैं भाई, है ना, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखो हमारे कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन आते हैं बच्चे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो पहला हम पढ़ेंगे वॉइड रिलेशन। वॉइड को हम नल भी बोलते हैं, नल मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल आपको बताता क्लास 11 में, जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे बिलोंग करते ए क्रॉस बी में। ठीक है, अब अगला बढ़ता हमारा, जैसे भाई ये आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, फिर हमारा क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव आएगा, फिर आएगा सिमेट्रिक, फिर हमारा आएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हो सकता है इस वीडियो में मैं पूरा कंटेंट तुम्हें ना दे पाऊं, तो बेसिक हमारा क्या होगा, ये वीडियो होगी और इससे अगला भी वीडियो बेसिक में ही होगा। और ये बेसिक वीडियो देखना आपके लिए काफी जरूरी है, अगर आपको वाकई में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो। और मैं यहां तक आपको अश्योर करवाता हूं, आपको है ना कि बिल्कुल जो कहता ना कि हमें तो रिलेशन फंक्शन बिल्कुल भी नहीं आता, उसको मैं बिल्कुल वो ही कहता कि हाँ भाई मेरे को पूरा समझ में आया है। ठीक है, तो ज्यादा मैं यहाँ पे गारंटी लेता नहीं कि यहीं पे चल भाई सील मार देगी पक्का, ऐसा नहीं है कुछ भी, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। तो भाई मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको रब करने के बाद हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं भाई। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखो पहला है नल, नल मैट्रिक्स, नल या वॉइड मैट्रिक्स। तो भाई नल एंड वॉइड मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आपको मैं बताता हूं कि भाई मान लो मेरा एक सेट ए ये था जिसमें एलिमेंट मेरे 1 2 3 हैं। क्लियर है? एक बी मान लो सेट मेरा ऐसा था जिसमें एलिमेंट मेरे मान लो 4 5 6 हैं। क्लियर है? अब आपको पता ए क्रॉस में बी क्या होगा, ए क्रॉस में बी आपका 1 4 1 5 1 6 और क्या होगा 2 4 2 5 2 6, अगला क्या होगा 3 4 3 5 3 6। क्लियर? ऐसा होगा। अब आप लोग कोमा लगा के ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, ये लगानी तुम्हें जरूर है। ठीक है, अब देखो पहला मैंने कहा कि नल और वॉइड, वॉइड और नल, नल रिलेशन, कि भाई एक ऐसा रिलेशन मानना हमें, उस रिलेशन में ना कोई भी ये वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप डिफाइंड करो किस तरीके से, एक आर रिलेशन डिफाइंड करो आपका कि भाई ए कोमा बी होना चाहिए सच दैट, आप क्या कह दो भाई b इज इक्वल टू ए प्लस में कुछ भी बोल दो जो यहाँ पे वैलिड ही नहीं है। तो अगर बताओ आप मैक्सिमम a में 3 है, तो अगर आप 3 इसमें अगर 4 ऐड कर दो बच्चे, 4 ऐड कर दो तो कोई भी दिख रहा है आपको, तो 1 में 5 नहीं हो जाएगा ये। तो अगर आप यहाँ पे 10 लिख दो, चलो भाई ये कुछ भी बनाने को ये लिख दिया भाई b इक्वल टू ए प्लस में 10, तो कुछ सोच के देखो आप यहाँ पे कोई भी पॉसिबल है क्या। अगर आपने a मान लिया 1, a मान लिया 1,
तो A1 प्लस में कितना 10 11 एग्जिस्ट करता है, 11 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको ये? हाँ भाई बताओ, सही है ना? आया समझ में? अगर आपको जैसे भाई ये नहीं लेके अगर किसी को लिखना भाई A क्रॉस A लिखना, मान लो किसी को मान ले A क्रॉस में A लिखना, A क्रॉस में A, तो A क्रॉस A क्या होगा मेरा 1 1 1 2 1 3, है ना? अब देखो 2 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा ये हो चुका है। तो आगे क्या होगा 2 3 होगा, क्लियर है? और आगे क्या होगा, नहीं लिख दो इसको भी, 1 1 1 2 1 3 क्या होगा 2 1 2 2 2 3, आगे 3 1 3 2 3 3। ये एलिमेंट है भाई, ये एलिमेंट आ गए हैं। अब इन एलिमेंट्स में देखो, अगर आप इसमें कोई रिलेशन लिखना चाहते हो तो यहां पे एक रिलेशन मान लो जो कि यहां पे वैलिड नहीं हो रहा हो। अगर देखो आपको पता है भाई इसमें ए वाले में मेरा क्या है, अगर आपको देखो यहां पे एक ए कोमा बी लिखना भी है, यहां पे क्या होगा सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस में कुछ भी मान लो, यहां पे क्या मेरा ए बिलोंग टू स्मॉल ए बिलोंग टू भी ए है और बी बिलोंग टू भी क्या है ए ही है। समझ में आ गया? अब देखो मैक्सिमम 3, अगर आप यहाँ पे 4 लिख दोगे 4, तो देखो ये यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे इसको 1 ले रहे हो तो अगला 5 होना चाहिए, जो पॉसिबल है नहीं। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा रिलेशन क्या होगा, ये मेरा 5 होगा। इसको हम किससे, इससे डिनोट करते हैं, क्लियर है ना? नल और वर्ड को हम इस 5 से डिनोट करते हैं, 5। समझ में आ गया? ये 5 होता है। अब अगला यूनिवर्सल सेट, ध्यान से देखो यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में सेकंड लिख रहा हूं मैं आपका, यूनिवर्सल सेट लिख देता हूं यहीं पे। सेकंड है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को ध्यान से देखो आप। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है कि भाई मेरा क्या होना, जो भी मैं रिलेशन लूंगा वो रिलेशन क्या होना चाहिए ना, वो सारा उधर होना चाहिए। मतलब भाई जितना भी मैं जो भी रिलेशन लूंगा उसके सारे एलिमेंट है ना उससे बिलोंग करने चाहिए, ठीक है? या फिर उसके सभी एलिमेंट। अगर देखो मैं एक सेट ऐसा लिखता हूं, रिलेशन सच दैट ए कोमा बी, है ना, सच दैट ए माइनस बी मोड में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैंने ऐसा लिख दिया बच्चे, ध्यान से देखो, ए कोमा बी, ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो पॉसिबल है ही। देखो अगर आप यहां पे लेना चाहोगे, देखो 1,4 1,5 1,6 2 4 2 5 2 6 ऐसे करके देखो, इनको सब्ट्रैक्ट करके देख लो, चाहे आप करके देखो भाई 1 - 4 कितना आएगा -3 और -3 का मोड +3, तो क्या ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। तो ये मेरा क्या है, एक मेरा R इज एन U, R इज अ यूनिवर्सल सेट। मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना? देखो कुछ भी नहीं बताया मैंने अब तक ना, तुमने कुछ भी नया समझा, क्योंकि ये चीज तुम सारी 11th में पढ़ के आए हो, ठीक है?